बच्चों आज हम लेके आए हैं ऊष्मीय प्रसार कैलोरीमिति के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक से संबंध बताना है। तो मतलब हमें बीटा और अल्फा में संबंध बताना, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं अल्फा और बीटा में संबंध। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। पहले हम एक वो आपको वस्तु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये एक वस्तु है। क्या बच्चों? ये एक वस्तु है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। जब इसको हम, अब देखिए बेटा, अब ये हो गया इसमें। अब मान लिया इसके ताप में, अब मेरी बात समझिएगा, इसका डेल्टा ताप को हमने कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस। तब इसकी भुजा बढ़ गई बेटा, सभी भुजाएं में अल्फ़ा की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई? अल्फ़ा की। अगर सभी की भुजाओं में अल्फ़ा की वृद्धि होगी तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा? अब इसकी भुजा हो जाएगी 1 + अल्फ़ा सेंटीमीटर। भाई ये वृद्धि हो गई ना। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब लिखेंगे पहले प्रारंभिक भुजा क्या थी। प्रारंभिक भुजा जो हमारी थी वो थी 1। प्रारंभिक भुजा 1 थी। और फिर प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल को हमने A1 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? A1। ये होती है भुजा स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा स्क्वायर। भाई यही तो होता ना क्षेत्रफल का फार्मूला, भुजा स्क्वायर। भुजा 1 है तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? A1 आ गया। A1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब ताप वृद्धि करने पर भी आइए निकाल लेते हैं। जब ताप 1 डिग्री सेल्सियस होता है या किया जाता है तब तब क्या होगा बेटा? तो लिखेंगे भुजा में वृद्धि। अब लिखेंगे भुजा में वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 1 + अल्फ़ा होगा। अब लिखेंगे बेटा क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल नहीं, अब लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो इसका क्षेत्रफल A2 होता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा इस बार क्या है? 1 + अल्फ़ा सेंटीमीटर। ये भुजा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे? डेल्टा A बराबर A2 से A1 को घटा देंगे। तो डेल्टा A बराबर A2 क्या है हमारे पास? 1 + अल्फ़ा का और होल स्क्वायर -1। भाई A1 कितना हमारे पास? 1 है, ठीक है। अब इसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। डेल्टा A बराबर A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, उसके बाद -1 है। डेल्टा A बराबर 1 का स्क्वायर 1, अल्फ़ा² 2 अल्फ़ा -1, 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या आया। हमारे पास अब क्या मिल गया बेटा? डेल्टा A बराबर अल्फ़ा² + 2 अल्फ़ा, ये मिला है, ठीक है। अब देख लिए, मेरी बात मानिएगा कि अल्फ़ा का मान, अगर अल्फ़ा का मान 1 से कम है, 1 से कम है, ठीक है, तो अल्फ़ा² का मान जो होगा 1 से बहुत कम होगा। 1 से बहुत कम होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आइए हम आपको समझा देते हैं। जैसे अल्फ़ा का मान 0.01 है, ठीक है, तो अल्फ़ा² का मान होगा 0.0001। तो पॉइंट के हम 2 अंक लेते हैं तो अल्फ़ा ले लेंगे, लेकिन इसमें पॉइंट के 2 अंक में हमें 0 प्राप्त होते हैं तो इसको हम 0 ही मान लेंगे। अल्फ़ा² क्या है? 0। जब हम अल्फ़ा² को 0 मान लेंगे तो डेल्टा A बराबर क्या आएगा? केवल 2 अल्फ़ा आएगा। ये है वृद्धि। समझ में आई कहानी? चलिए अब इसके बाद जो हम कहानी करने जा रहे हैं उसको देखिए। क्या होता है कि इसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का बताइए। क्षेत्रीय प्रसार
गुणांक। क्या बेटा इसका फार्मूला, बीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा ए बटे ए गुणे डेल्टा टी। अब मान रखिए बेटा बीटा बराबर डेल्टा ए का मान है 2 अल्फ़ा, ए का मान क्या है बेटा, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है इसका, प्रारंभिक क्षेत्रफल तो ए ही होगा। ठीक है, इसे हम ए मान सकते हैं भाई, जो प्रारंभिक क्षेत्रफल होगा वही मेरा क्षेत्रफल होगा। तो 1 इंटू डेल्टा टी कितना है बेटा, डेल्टा टी है 1 डिग्री 1, तो बीटा बराबर क्या आ गया 2 अल्फ़ा। तो ये जो है ये संबंध है बेटा, बीटा बराबर 2 अल्फ़ा ही हमारा क्या है संबंध है। किस में देखिए लिखा ना, अल्फ़ा एंड बीटा में संबंध, तो ये अल्फ़ा एंड बीटा में संबंध आ गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला हेडिंग आपके स्क्रीन पर है। कह रहा आयतन प्रसार गुणांक या रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, गामा में संबंध बताने जा रहे हैं, में संबंध। इस बार बेटा अल्फ़ा और गामा में संबंध है, इससे पहले किस में था, अल्फ़ा और बीटा में था। चलिए बच्चों, इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लिया मेरे पास कोई एक वस्तु है, क्या बच्चों, ये मेरे पास एक वस्तु है। अभी इसकी भी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। जब इसको में हम 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 डिग्री का ताप देते हैं, मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री का देते हैं, तो इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, मान लीजिए अल्फ़ा की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई बच्चों, अल्फ़ा की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब ये समझिएगा, इसका भुजा हो गया 1 + अल्फ़ा सेंटीमीटर। अब ये भुजा हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कैसे हल करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक भुजा इसकी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। तो प्रारंभिक आयतन क्या होगा, प्रारंभिक आयतन चाहे ए मान लो चाहे A1 मान लो, क्या होगा प्रारंभिक आयतन, भुजा क्यूब। क्या होता है बेटा वैसे, भुजा क्यूब। तो भुजा क्या है इसका बेटा, अभी शुरुआत में 1 सेंटीमीटर, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे क्या, 0, तब देखो जो डेल्टा टी है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। अब देखिए बढ़ाने पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, तब क्या हो जाएगा, तब लंबाई, तब भुजा क्या हो जाएगी, मतलब तब भुजा क्या होगी, तो भुजा होगा 1 + अल्फ़ा सेंटीमीटर। और तब आयतन क्या होगा, आयतन को मान लो A2, क्या मान लो A2, वही होगा भुजा, भुजा क्यूब होगा फार्मूला। ठीक है, भुजा क्यूब। तो A2 बराबर भुजा इस बार क्या है, 1 + अल्फ़ा क्यूब है। क्या है, क्यूब है। अब निकालेंगे आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। चलिए बच्चों, आयतन में वृद्धि का फार्मूला हम लोग देखते हैं। डेल्टा V बराबर V2 - V1 होगा। डेल्टा V बराबर V2 ओ हो बेटा, आयतन को हमें क्या V से लिखना चाहिए, मैंने A से लिख दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई, सॉरी बच्चों, आप सही कर लीजिएगा। इसे V1 होगा, क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, V1। तो ये V2 होगा, ये V1 होगा। आप लोग समझ गए बेटा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, आयतन है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप मान रखिए इसका क्या है मान, V2 का मान क्या है 1 + अल्फ़ा की पावर 3, और V1 का मान क्या है 1। इसमें A + B का होल क्यूब लगाने जा रहे हैं, A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट में A + B। तो बच्चों डेल्टा V बराबर 1 का क्यूब 1, अल्फ़ा क्यूब समझिएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा, इसमें करेंगे तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अभी हमने बताया था ना, यदि अल्फ़ा कम है, यदि अल्फ़ा कम है 1 से, किससे, 1 से, किससे बेटा, 1 से, तो अल्फ़ा स्क्वायर बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा, अभी हमने बताया था।
तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब को हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0। तब डेल्टा वी क्या आएगा? तो ये 0 ये 0, देखिए ये 0 ये 0, तो 1+3 आ जाएगा, 1+3 अल्फ़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है। और बच्चों 1 भी नहीं बचेगा, बताओ क्यों? क्योंकि ये -1 इधर रहेगा, इधर भी -1 रहेगा और इधर भी -1 रहेगा। समझिएगा मेरी बात, क्योंकि ये -1 है तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा ना। -1 देखिए बचा, ये -1 ये -1 तो चल रहा है ना। तो डेल्टा वी बराबर आएगा 3 अल्फ़ा आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 3 अल्फ़ा। इसके बाद बच्चों आप फार्मूला बताइए क्या होता है। आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला बताइए। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है फार्मूला बच्चों? बीटा बराबर डेल्टा वी बटे वी गुणे डेल्टा टी। तो बीटा बराबर डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मान देखें 3 अल्फ़ा, और वी का मान देखें तो 1, और डेल्टा टी का मान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। तो बीटा बराबर आ जाएगा 3 अल्फ़ा। ये बच्चों संबंध है किस में? इसको बोलते हैं क्या? आयतन प्रसार गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लें। बस आइए और बता देते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखिए। अल्फ़ा अनुपात बीटा अनुपात गामा। अल्फ़ा तो अल्फ़ा रहने दो, बीटा का मान आपको पता है 2 अल्फ़ा होता है, और गामा क्या होता है? 3 अल्फ़ा होता है। अभी हमने प्रूव कर दिया है। अब अल्फ़ा से भाग देने पर, अगर मैं अल्फ़ा से भाग दें तो मेरा रेशियो यू आ जाएगा कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर, जब अल्फ़ा से भाग देंगे यहाँ 1 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, अब इधर 3 आ जाएगा। तो ये तीनों का रेशियो हम ज़रूरत पड़ने पर वैसे वैसे हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम ले सकते हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा के रेशियो इसमें मिल जाएगा, और बीटा गामा का रेशियो मिल जाएगा, अब अल्फ़ा गामा का भी रेशियो मिल जाएगा। आइए हम आपको बता देते हैं। जैसे कभी काम लगा में अल्फ़ा इंटू बीटा का रेशियो, तो अल्फ़ा बीटा तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें कभी काम पड़ा बीटा और गामा का रेशियो, तो बीटा गामा बाद के दो हैं तो इनको हम ले सकते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल में अगर हमें कभी काम पड़ा किसका? अल्फ़ा और गामा का रेशियो, अल्फ़ा और गामा का रेशियो तो 1:3 हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा पहले है, गामा आखिरी में, तो ये पहले ही आखिरी में, तो इनका भी रेशियो हम ले सकते हैं। ये बेटा कुछ रेशियो हमने बता दिया है, काम आएगा न्यूमेरिकल टाइम। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। आइए हम इसमें बताते हैं इसमें क्या करेंगे। तो बेटा द्रव का ऊष्मीय प्रसार, हेडिंग क्या है? द्रवों का ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार। चलिए बच्चों, इसमें कुछ कहानी को हम पहले समझते हैं। ठीक है। देखिए द्रव का में जो ऊष्मीय प्रसार है, ऊष्मीय प्रसार मतलब वही होता है बच्चों जो फैलता है और सिकुड़ता है, इसी घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। लेकिन जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे बेटा? जब गर्म करेंगे हम फ्लास्क को, तब बेटा गर्म करने पर फ्लास्क, पहले फ्लास्क गर्म होगा, पानी नहीं। जब फ्लास्क गर्म होगा तो हल्का सा फ्लास्क फैलेगा, तो ये नीचे आ जाएगा बेटा, इसका तल ए से बी आ जाएगा। तो मतलब ये जब फ्लास्क चौड़ा होगा, कुछ हल्का हल्का तो चौड़ा ही होगा, कुछ थोड़ा सा गर्म होने पर, क्योंकि अभी हीट केवल बर्तन ही ले रहा है, पर जो फ्लास्क में जो द्रव उस पर नहीं गया है। तो बेटा ये यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन जब ये गर्म होने के बाद, जब द्रव गर्म होने लगेगा मेरा द्रव, तो बेटा ये फैलने लगेगा। द्रव जब फैलने लगेगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से सीधे सी पे चला जाएगा। भाई जब द्रव पाएगा, जब द्रव गर्म होगा, क्या गर्म होगा, ये क्रिया कब होगी? जब फ्लास्क गर्म होगा। तो मेरी कहानी आपको समझ में आई? जब द्रव गर्म होगा, डायरेक्ट देखो, जब फ्लास्क गर्म होगा, पहले भी फ्लास्क गर्म होगा ना, जब इसको हम गर्म करेंगे
तो पहले फ्लास्क गर्म होगा तो ये फैलेगा, तो पानी जो है द्रव नीचे आ जाएगा थोड़ा। लेकिन जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, जब पानी गर्म होने लगेगा, उसके बाद ये भाई बढ़ के पूरा सीधे कहाँ तक चला जाता है, सी पॉइंट तक ही चला जाता है। तो आइए बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले कम क्यों होता है समझ में आ गया। जब भाई फ्लास्क बढ़ेगा तो फिर कम होगा, क्योंकि जब फ्लास्क बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे पानी नीचे आ जाएगा। लेकिन जब पानी का ताप बढ़ेगा तो पानी का भी आयतन बढ़ने लगेगा, तो इस सी पॉइंट तक चला जाएगा। अब देखिए, द्रव का आयतन प्रसार दो प्रकार का होता है। क्या लिखोगे? द्रव का आयतन प्रसार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ठीक है। अब बच्चों, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें बता दें। द्रव के आयतन में वृद्धि या कमी को क्या कहते हैं? को देखिए, गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, दोनों उसमें ही होता ना, उसमें ठंडा। देखो, गर्म के द्रव के आयतन में वृद्धि या कमी को ऊष्मी प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मी प्रसार कहते हैं। अभी इससे पहले हमने लिखवाया था परिभाषा ऊष्मी प्रसार का। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या करते हैं? पहले गर्म करते हैं तो उसमें वृद्धि होती है, ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है, इसी को ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। वैसे जब किसी द्रव को आप ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा, गर्म करोगे तो फैलेगा, तो भाई मतलब कमी होगी। भाई जब गर्म करोगे तो वृद्धि होगी, जब ठंडा करोगे तो उसके आयतन में कमी होगी। इसी घटना को हम ऊष्मी प्रसार कहते हैं। समझ में आ गया? तो द्रव जो हैं, उस द्रव का जो आयतन प्रसार वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा प्रकार? पहला प्रकार जो इसका है, आभासी प्रकार। क्या है? आभासी प्रसार, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? अपरेंट एक्सपेंशन। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चलिए बच्चों, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। पहले नंबर में क्या है? आभासी प्रसार। चलिए बच्चों, पहले हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? ठीक है, आइए देखिए। यदि बर्तन के प्रसार पर ध्यान ना दें, देखिए जो बर्तन फैला ये नीचे, अगर उस पर ध्यान ना दें तो लिखेंगे हम, यदि बर्तन के प्रसार पर, यदि बर्तन के प्रसार पर ध्यान ना दें, ध्यान ना रखें, ना रखते हैं, ना रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है, द्रव में जो प्रसार होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे जो प्रसार होता है उसे आभासी प्रसार कहते हैं। क्या? उसे आभासी, ऐसे लिखो, आभासी प्रसार कहते हैं बेटा। सा से वो वाला लिख दो। ठीक है, इसे आभासी प्रसार कहते हैं। आभासी प्रसार कहते हैं। इसी प्रकार एक और है बेटा, आइए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्या हमारा? वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों? चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा हम ये लिखेंगे, यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए
ध्यान में रखते हुए, ठीक है, द्रव में जो रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, दोनों प्रसारों में संबंध क्या है? संबंध ये होगा, जो मेरे पास BC है, क्या है? BC है, वो किसके किसके बराबर होगा? AB प्लस AC के बराबर होगा, या AC प्लस AB के बराबर होगा, AC प्लस AB के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें BC को हम क्या कहेंगे, ये भी बात समझ लो। हम कहें BC को, देखिए अब इसी BC को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। BC को वास्तविक प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रसार। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रसार मेरा होगा BC बराबर AC क्या होगा? आभासी प्रसार होगा, आभासी प्रसार होगा। क्या होगा ये? AC प्लस, और AB क्या होगा? बर्तन का प्रसार। क्या होगा? बर्तन का प्रसार। ठीक है, क्या होगा? बर्तन का प्रसार AB हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास और फार्मूला बन गया। ठीक है, ये चलिए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। इसके दो गुणांक हैं। कौन कौन से गुणांक है? पहला, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक, एक ये है बच्चों। और दूसरा जो हमारा है वो है द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। क्या होगा? द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। ठीक है बच्चों, देखिए इस गुणांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं गामा अल्फा से। किससे करते हैं बेटा? गामा अल्फा से करो या गामा A से कर दो। आइए गामा A से कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो वास्तविक है इसको हम बोल देते हैं, देखिए बेटा A से करेंगे, क्योंकि देखिए ये इसको हम लोग नहीं बोलते हैं अपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं, तो A होता है। द्रव को वास्तविक को रियल एक्सपेंशन बोलते हैं, तो यहाँ R हो जाएगा। इसे गामा R से, इसे गामा अल्फा से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। चलिए बच्चों, इसका भी परिभाषा हम देखते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों इसकी परिभाषा? इसके परिभाषा के लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, उसी फार्मूले को देखकर लिखेंगे। ठीक है, किसी द्रव का ताप, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, क्या बच्चों? किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि, द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि, द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? के अनुपात को द्रव का, क्या कहते हैं बच्चों? अनुपात को द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, कहते हैं। इसे गामा A से प्रदर्शित करते हैं।
करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगली हेडिंग क्या देखेंगे। अगली हेडिंग यही है पूरा, बस यहाँ पर जो द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी कमी हो गई है, यहाँ पर आभासी होगा, आभासी वृद्धि होगा। इसको करेक्ट करिए, यहाँ पर क्या लिखिए, आभासी, आभासी। ठीक है, ये आभासी है, यहाँ पर यही चीज़ वास्तविक होगा। ठीक है, यहाँ आभासी होगा तो वहाँ वास्तविक होगा। हमने बेटा हेडिंग को वास्तविक समझ लिया था, लेकिन हेडिंग क्या, आभासी। अगर यहाँ आभासी होगा तो यहाँ भी क्या होगा, आभासी होगा। याद रखिएगा, क्या है ये, आभासी। इसको क्या कर लोगे, आभासी, इसकी जगह पर यहाँ वास्तविक कर लेना। पूरी परिभाषा यही है। चलिए आइए देखते हैं पूरा, भाई इसमें लिखोगे। इसका फार्मूला आइए लिख लेते हैं बेटा। अब ये समझ गए तो फार्मूला देखिए, गामा ए बराबर आयतन में आभासी वृद्धि, आयतन में आभासी वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आपको बता दें, इसे हम लोग लिखते हैं, देखिए आयतन में जो आभासी वृद्धि होगा उसे लिखेंगे डेल्टा वी, और ब्रैकेट में ये लगा के बटे वी गुणे डेल्टा टी लिख देंगे। तो ये फार्मूला जो होगा मेरा इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आभासी कर लेना बच्चों। इसमें क्या लिखेंगे परिभाषा, किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर द्रव, यहाँ पर बढ़ाने पर लिख देना। ठीक है, बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि, बेटा यहाँ वास्तविक होगा, वास्तविक वृद्धि, उसके बाद तथा प्रारंभिक लंबाई तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या कहेंगे बच्चों, अनुपात को हम कहेंगे क्या, द्रव का वास्तविक क्या कहेंगे बच्चों, वास्तविक प्रसार गुणांक। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, इसे गामा आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा, गामा आर बराबर, जहाँ आभासी में वास्तविक हो जाएगा, आयतन में वास्तविक परिवर्तन, या परिवर्तन मतलब वही वृद्धि होता है बच्चों। ठीक है, बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, ये होता है। अब इसी को हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, डेल्टा वी ब्रैकेट में आर लगा देना बटे प्रारंभिक आयतन वी गुणे डेल्टा टी, ये वी है बच्चों। तो ये आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। हेडिंग है, क्या वास्तविक तथा आभासी प्रसार गुणांकों में संबंध। क्या है, वास्तविक, क्या बच्चों, वास्तविक तथा आभासी
वास्तविक तथा आभासी प्रसार गुणांकों में संबंध। प्रसार गुणांकों में संबंध ये कैसे निकालेंगे बच्चों? चलिए आइए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे अगर हम अभी एक हमने फार्मूला बताया था, वास्तविक प्रसार गुणांक का। किसका? वास्तविक प्रसार गुणांक का। क्या था बच्चों फार्मूला? देखिए, वास्तविक प्रसार गुणांक में गामा था, आर था, डेल्टा वी आर बटे वी गुणे क्या था? वी गुणे डेल्टा टी था, यही तो था। अब देखिए, अगर हम ये डेल्टा वी का मान निकालिए, इसके गुणे में चला जाएगा, तो डेल्टा वी आर बराबर क्या होगा? वी गुणे डेल्टा टी होगा, और गुणे में क्या है? गामा आर होगा। ठीक है, ये क्या है? ये है वास्तविक प्रसार गुणांक से। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे बेटा वास्तविक आयतन परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसे? द्रव के आयतन में वास्तविक परिवर्तन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि द्रव के आयतन में वास्तविक परिवर्तन या वृद्धि कितना है बेटा? ये आ गया वी गुणे डेल्टा टी गुणे गामा आर। अब ऐसे द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि की बात करें, आभासी वृद्धि, तो वी गुणे डेल्टा टी गुणे गामा ए होगा। अब ऐसे हम लिखें अगर एक और बर्तन के आयतन में, क्या? बर्तन के आयतन में वृद्धि तो क्या होगा? वी गुणे डेल्टा टी गुणे गामा जी लगा दो बेटा बर्तन में। ठीक है, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था ना उसमें द्रव का उसमें प्रसार में। क्या था बेटा फार्मूला? आइए देखते हैं। जी माने कांच होता है, क्योंकि कांच के बर्तन में गर्म किया था ना बेटा, इस वजह से। बर्तन किसका है? कांच का, इस वजह से जी लगाया गया ना। चलिए, फार्मूला क्या था? आयतन में वास्तविक वृद्धि जो होता है, देखिए, आयतन में वास्तविक वृद्धि जो होता है, कौन सी वृद्धि? वास्तविक वृद्धि। वो किसके किसके बराबर होगा? आयतन में आभासी वृद्धि, आयतन में आभासी वृद्धि प्लस बर्तन के आयतन में वृद्धि। बर्तन के आयतन में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? ये है, क्या है? बोलिए। वी गुणे डेल्टा टी प्लस गुणे गामा आर बराबर, इसका फार्मूला क्या है? ये है वी गुणे डेल्टा टी गुणे गामा ए बराबर है ये। उसके बाद इसका फार्मूला क्या बच्चों? वो है ये वी गुणे डेल्टा टी गुणे गामा जी। अब बेटा कॉमन कर लो यहाँ, वी डेल्टा टी, वी गुणे डेल्टा टी गुणे गामा आर। वी गुणे डेल्टा टी जब कॉमन कर लेंगे तो गामा ए प्लस गामा जी आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी। तो ये क्या है बच्चों? ये संबंध है, सबका नाम पता है आपको। इसे क्या पढ़ेंगे बेटा? वास्तविक प्रसार गुणांक, इसे आभासी प्रसार गुणांक। ठीक है, यह बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक। तो हम ये लिखेंगे कि जो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक है और बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक का जो योगफल है वो द्रव के किसके बराबर होगा? द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक के बराबर होता है। तो यही चीज़ है बच्चों। अगर ये चीज़ लिखना चाहते हो, आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? जो हमने यहाँ देखा है वही हम लिखने जा रहे हैं। क्या देखा है? किसी द्रव का
आभासी प्रसार गुणांक तथा बर्तन के आयतन प्रसार गुणांक का योगफल द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक के बराबर होता है। ठीक बच्चों, यही बात है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।